तो ये बात है 1876 की, जब ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी होने का औपचारिक ताज ग्रहण करने के लिए दबाव डाला गया। नॉर्थब्रुक जो जाते हुए गवर्नर जनरल थे, उनके तुरंत बाद लॉर्ड लिटन आए, जो कि लिटन द वर्स्ट कहे जाते हैं। 1876 से लेकर के 1880 तक रहे। इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए जिनके कारण इन्हें लिटन द वर्स्ट, सबसे खराब गवर्नर जनरल होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। इन्होंने ब्रिटेन की महारानी से कहा कि आप रॉयल टाइटल ग्रहण करें, जिसके लिए पहले उन्होंने मना कर दिया और आनाकानी करने के बाद बेंजामिन डिज़राली ने उन्हें मनाया, जो कि उस वक्त में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आपको ये ताज धारण कर लेना चाहिए और अल्टीमेटली उन्होंने रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के अनुसार भारत की एम्प्रेस होने का ताज धारण किया और केसरे हिंद की उपाधि ली। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद की उपाधि ली थी। ये सोच के देखिए कि ये दो फेजेस हैं, जहां एक और चेन्नई में, यानी कि जो उस वक्त में मद्रास था, वहां पे फेमिन की स्थिति बनी हुई थी, वो भारत था। 1876 से लेकर के 78 तक का जो काल था, वो एक बहुत बड़े फेमिन का काल था, बहुत बड़े अकाल का समय था भारत के लिए। उसी समय लॉर्ड लिटन दिल्ली में एक दिल्ली दरबार आयोजित कर रहे थे, जो कि 1 जनवरी 1877 को आयोजित किया गया। इस वैभवशाली दिल्ली दरबार के अंदर ब्रिटेन की महारानी का जो टाइटल का समारोह था, वो आयोजित किया गया। तो कहीं एक तरफ आपके घर में भूखमरी हो और उस वक्त दूसरी तरफ आप शान शौकत और वैभवशालिता पे पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा। लेकिन इसी वक्त यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटेन की सरकार को भारत के लोगों की बहुत परवाह है, इसके लिए 1878 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का स्थापना किया गया, यानी फैमिन कमीशन 1878 का लॉर्ड लिटन के काल में बनाया गया। और उसके बाद में लॉर्ड लिटन ने अपनी अफगान नीति में परिवर्तन किया। ब्रिटिशर्स की जो अफगान नीति थी, वो अब तक जॉन लॉरेंस की नीति जो थी मास्टरली इनएक्टिविटी की, उस पे चल रही थी। इसको लॉर्ड लिटन ने चेंज करते हुए सेकेंड अफगान वॉर स्टार्ट किया। 1878 से 80 तक चला ये वॉर। इस वॉर के चालू होते ही भारतीय मीडिया ने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाना चालू कर दिया। जो प्रेस था उसने अलग अलग तरीके से धज्जियां उड़ानी चालू कर दी लॉर्ड लिटन की, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम मार्च 1878 को पास हुआ और इसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जाने वाले न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज छापने से पहले वहां के कलेक्टर और वहां के जो जिलाधीश हैं उनसे इसको पारित करवाएं, वरना उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इस पे अपील करने का भी अधिकार नहीं होगा। तो ये भारतीय प्रेस को रोकने की बात थी। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे जो रातों रात चेंज हो गए, रातों रात वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने की बजाय अंग्रेजी में लिखने चालू कर दिया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात का उदाहरण दिया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। ये टाइम था आर्म्स एक्ट का। देखिए, जहां तक बात है आर्म्स एक्ट की, तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सामान्य नागरिक का आर्म्स यानी कि शस्त्रों को ग्रहण करना सही नहीं होता, लेकिन तब जब सरकार उन्हें पूरी सुविधाएं दे रही हो। पर आप अगर रोड पे अपने खेत खलिहान और घरों में अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे आप? अपने खेतों की रक्षा कैसे करेंगे? तो इसलिए भारतीय शस्त्र ग्रहण किया करते थे। लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम बनाया 1878 का, बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने और व्यापार करने को एक दंडनीय अपराध बना दिया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जेल में भरा गया। ये वास्तविकता में ये भारतीय क्रांतिकारी तरीकों पर रोक लगाने का एक तरीका था। लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थीं, उनमें कुछ ऐसी भी नीतियां थीं जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रहीं, उनकी आलोचना भी हुई, और कुछ ऐसी नीतियां थीं जो लॉन्ग टर्म में बेहतर भी थीं। लेकिन ऐसी नीतियों की संख्या इतनी कम थी जो कि ना के बराबर थी। लिटन द्वारा वैधानिक जनपद सेवा परीक्षा जो कि लंदन में आयोजित हुआ करती थी, उसमें बैठने वाले प्रतिभागियों की उम्र को 21 से घटा करके 19 कर दिया गया। पहले ही ये भारतीयों के लिए असंभव सा कार्य था, क्योंकि लंदन जाकर के परीक्षा देनी होती थी, और उसके अलावा जब 21 से 19 कर दिया गया तो ये और असंभव ही बन गया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों पर इनडायरेक्टली रोक का एक तरीका था। इसके अलावा 1879 में जब भारत की स्थिति बहुत खराब थी, तो जो सूती कपड़े का जो आयात किया जाता था उसके ऊपर से कर खत्म कर दिए गए। इससे ब्रिटेन में चलने वाली मिलों को तो फायदा हुआ, लेकिन भारतीयों की स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि वहां का कपड़ा सस्ता हो गया और यहां का कपड़ा
महंगा हो गया यहीं के बाजारों में। इसी समय नमक की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर भी रोक लगाई गई। इसके अलावा 1879 में कृषि रियायत अधिनियम के द्वारा कुछ कृषकों को महाजनों से रियायत मिली, जो पैसा लिया करते थे वो सूदखोर बनियों से और मनी लैंडर से, तो उसमें सहायता मिली। तो हम देख सकते हैं कि जो लिटन का काल था वो बहुत थोड़ी सी कुछ ऐसी नीतियों से जुड़ा हुआ था जो बेहतर थीं, लेकिन ज्यादातर उसमें ऐसी नीतियां थीं जिन्होंने कि भारतीयों को और भारतीयों के मंसूबों को सप्रेस करने के लिए कार्य किया था। और ब्रिटेन का ये साम्राज्यवादी चेहरा लिटन के साथ पूर्ण रूप से बाहर उभर करके आता है। इसीलिए लिटन को लिटन द वर्स्ट कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।